हेलो दोस्तों, मैं शशि सर एक ओमकार सबके दिलों को नमस्कार करता हूँ। आइए संविधान निर्माण के बारे में दूसरे वीडियो में हम आगे चलते हैं। वो वीडियो इसलिए हमने वहाँ पर छोड़ दिया कि वो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, अच्छा ना। तो अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत होता है, सभी उतना मेरे पास सब चीज़ नहीं है कि हम वीडियो अच्छा से बना सके 1 घंटा का, इसलिए आधे आधे घंटे का बनाते हैं। आप लोग देखिएगा, आप लोग बहुत सुनिएगा। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है आजकल के डेट में, अच्छा ना। क्योंकि देखिए, लोग बोलते हैं कि पढ़ने से क्या होता है, तो मेरा मानना है कि पढ़ने से देखिए, जैसे मैं ये नहीं है कि हम पढ़ेंगे तो हमें मेरा नौकरी ही लगेगा, अच्छा ना। समाज स्वच्छ होगा, अच्छा ना। गलत सही का आप पहचान कर पाएंगे। आइए दोस्तों, विलम्ब किए हम आगे चलते हैं। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिसे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकारों के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है जिनमें ये प्रमुख है। देखिए क्या है। पहला, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसला लेने का अधिकार होगा। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार है। और चौथा, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो, यह जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो। आइए दोस्तों, आज हम चलते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। देखिए, जो हमारे देश के लौह पुरुष थे, अच्छा ना, वल्लभ भाई झावर भाई पटेल, जन्म गुजरात 1875 से 1950। अंतरिम सरकार में गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, वकील और बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता, भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका, बाद में उप प्रधानमंत्री। देखिए आगे जो है सरोजनी नायडू, इनका जन्म हुआ था 1879 में और इनका मृत्यु हो गया 1949 में। जन्म आंध्र प्रदेश, कवियत्री, लेखिका और राजनीतिक कार्यकर्ता, कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता, बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। आइए दोस्तों, आगे हम चलते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण। दक्षिण अफ्रीका की ही तरह भारत का संविधान ही बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिकों की हैसियत पाने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। एक बड़ी समस्या और भी थी कि अंग्रेजों ने देशी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर दे या स्वतंत्र रहे। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चित भरा काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। संविधान निर्माण को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। खुद करें खुद सीखें।
अपने दादा दादी, नाना नानी या इलाके के किसी बुजुर्ग से बात कीजिए। उन्हें पूछिए कि क्या उनकी आज़ादी या बंटवारे या संविधान निर्माण के बारे में कुछ बातें याद है। उस समय लोगों को किन बातों की उम्मीद थी और क्या क्या आदेश थे। अपनी कक्षा में इन बातों की चर्चा कीजिए। संविधान निर्माण का रास्ता। सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातें पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय भारत में नहीं थी। भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भरा नहीं था। यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का वरन अपने समाज और राजनीति के बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, उसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद तब भी बने हुए हैं, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1928 देखिए, माने कि अगर देखा जाए ना तो भारत का संविधान 1928 में लिखा गया था, है ना। मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था 1928 में, देख लीजिए। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमज़ोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। मैंने पहला चुनाव 1937 में हुआ था। इसमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलाना था। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया, जैसे कि 1935 का भारत शासन कानून। आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चले चिंतन और बहसों ने भी काफ़ी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचारों और अनुभवों को अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांतियों के आदर्श, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र की कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित थे। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे थे। लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे। हर कदम पर वे यह सवाल जरूर पूछते थे कि क्या ये चीज़ें भारत के लिए उपयुक्त होगी। इन सभी चीज़ों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की। देखिए थोड़ा सा ये इधर हम देखते हैं, ये अबुल कलाम आज़ाद हैं। अबुल कलाम आज़ाद हैं, देखिए ये है फिगर में जो दिया है। 1888 में इनका जन्म हुआ, 1958 में इनकी मृत्यु हो गई। जन्म सऊदी अरब, शिक्षाविद, लेखक और धर्मशास्त्रों को ज्ञाता, अरब के विद्वान, कांग्रेस नेता, राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका, मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी, बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री। देखिए आते हैं
टी कृष्णमाचारी। इनका जन्म हुआ था 1899 में और इनका मृत्यु 1974 में। जन्म तमिलनाडु, प्रारूप कमेटी के सदस्य, उद्यमी और कांग्रेस नेता, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री। देखिए अब आगे चलते हैं संविधान सभा। भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? फिर भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? यह आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संक्षेप में कुछ जानकारियाँ मिलेगी। चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। पहली बैठक जुलाई में, दूसरा बैठक 46 में दिसंबर। इसके तत्पश्चात बाद देश दो हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बंट गया। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गई। भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा भारतीय संविधान लिखने वाले सभा में 299 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इन सभा द्वारा 7 दशकों से पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं? हमने पहले की एक कारण का जिक्र किया। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता है, यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहाँ के सभी सामाजिक समूहों या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। कई देशों में संविधान है पर वह कागज़ का टुकड़ा या किसी भी अन्य किताब की तरह का दस्तावेज भर है, कोई भी उस पर आचरण नहीं करता। पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली आधी सदी से ज़्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दलों ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। यह हमारे संविधान का एक असाधारण उपलब्धि है। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। उस समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया था जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का उसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य का प्रमुख प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी। पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूहों और विचार के लोग थे। सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इन सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ हो तब भी इसका स्वरूप काफ़ी कुछ समय तरह का होता, और अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया वो संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देती है। संविधान सभा का काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई। 2000 से ज़्यादा संशोधन पर विचार हुआ। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे अक्षरों में प्रकाशित किया गया। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे
की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेज का उपयोग करते हैं। आइए दोस्तों, कुछ देखिए दिया है, एक फिगर दिया है कि एच.सी. मुखर्जी, देखिए एच.सी. मुखर्जी हैं ये। एच.सी. मुखर्जी का जन्म 1887 में हुआ था और मृत्यु 1956 में। जन्म बंगाल में। संविधान सभा के उपाध्यक्ष, प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद, कांग्रेसी नेता, ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा का सदस्य, बाद में बंगाल के राज्यपाल। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए जी दुर्गाबाई देशमुख हैं। इनका जन्म 1909 में और मृत्यु 1981 में। जन्म आंध्र प्रदेश, वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता, आंध्र महिला सभा की संस्थापक, कांग्रेस की सक्रिय नेता, बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के संस्थापक, अध्यक्ष। आइए दोस्तों इधर देखते हैं, कोई तो खास बात नहीं है। चलिए दोस्तों आगे हम पैराग्राफ में चलते हैं। कहाँ पहुँचे क्या समझे। भारतीय संविधान निर्माण के बारे में यहाँ दी गई सभी जानकारियों को पढ़ें। आपको यह जानकारी कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है कि इस आधार पर निम्नलिखित कथनों के पक्ष में उदाहरण प्रस्तुत करें। संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। सभा में समाज के अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व था। सभी सभा के सदस्यों की विचारधारा भी अलग अलग थी। देखिए ये हमारे बलदेव सिंह जी हैं। 1901 में इनका जन्म हुआ, 1961 में इनकी मृत्यु हो गई 60 वर्ष की उम्र में। जन्म हरियाणा, सफल उद्यमी और पंजाब विधानसभा में पथ अकाली पार्टी के नेता। संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री। देखिए आगे देखा जाए 2.4 भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है। यह काम हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। आइए इस पर हम गौर करें। देखिए लिखा है, मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना मान ले और उसे लगे कि देश को बनाने में उसका भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहे। ऐसी भारत में छुआछूतियाँ, शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह न हो। औरतों को भी मर्दों जैसा अधिकार हो और मैं इसे काम पर संतुष्ट नहीं हो पाऊँगा। देखिए भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अम्बेडकर के मन में भी था। भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अम्बेडकर के मन में भी था, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इसके बारे में उनके विचार